मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। नमस्कार, न्यूज़ लाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं यूसुफ अंसारी। शायद ही कुछ बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री की तीन बेटियां हैं। तीनों ही राजनेता बेटियों की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ी मंत्री जी लोगों को फैमिली हिस्ट्री बताने की? इस पर न्यूज़ लाइन में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राजधानी की सड़कों पर दिख रहे जनाक्रोश की, जिसे देखते हुए अब लगने लगा है कि कहीं बिखर न जाए जनाक्रोश। दिल्ली में गैंग रेप मामले के खिलाफ सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसके चलते इंडिया गेट और विजय चौक पर धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन विरोध प्रदर्शन जिस ओर जाते हुए दिखने लगा है, उससे अब लगता है कि कहीं ये बिखर ना जाए। राजधानी की सड़कों पर यूं तो कई बार आम लोगों का गुस्सा देखने को मिलता है, लेकिन दिल्ली गैंग रेप मामले में तो जन आक्रोश है। वो वाकई में दिल्ली के युवाओं की एक अलग पहचान बयां कर रही है, लेकिन बस डर है तो इस बात का कि कहीं बिखर ना जाए जन आक्रोश। पिछले कुछ दिनों से गुस्से में है देश, जनता काफी आक्रोशित है, लेकिन इस पूरे विरोध प्रदर्शन को कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, जिससे कभी कभी लगता है कि सड़कों पर ये जन आक्रोश कहीं बिखर ना जाए, जिसकी शुरुआत भी होने लगी है, क्योंकि इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन के वक्त कुछ लोगों ने पत्थरबाजी और गाड़ियों में आग लगाकर इस जन आक्रोश को गलत दिशा दे दी है। अगर सड़कों पर उतरे जन सैलाब को संभालने वाला कोई होता तो शायद प्रदर्शनकारी उग्र नहीं होते। इस बीच आक्रोशित जनता को कंट्रोल में रहने के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने इस बात को माना कि गुस्सा जायज है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। Is justified, but violence will serve no purpose. I appeal to all concerned citizens to maintain peace and calm. I assure you that we will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. The Home Minister has already spoken about the steps being taken. We will examine without delay not only the responses to this terrible crime, but also all aspects concerning the safety of women and children and punishment to those who commit these monstrous crimes. वहीं गैंगरेप मामले में सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए रेप संबंधी कानून पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की। इस समिति की घोषणा करते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि समिति 30 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। समिति के अध्यक्ष जस्टिस JS वर्मा होंगे। वहीं गृह राज्य मंत्री RPN सिंह ने कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार किया जा सकता है, जबकि गृह मंत्री का कहना है कि संसद का विशेष सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है। साथ ही शिंदे ने प्रदर्शनकारियों से मिलने से भी इनकार कर दिया। इन सब के बीच चैनल वन न्यूज की खबर का असर भी देखने को मिला। उपराज्यपाल विदेशी दौरे पर थे,
जिसके बाद उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना भारत लौट आए। गैंगरेप मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने लोगों के गुस्से को जायज ठहराया और पुलिस को अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करने की बात भी कही। साथ ही उपराज्यपाल ने कहा कि इस मामले में जिसकी भी तरफ से लापरवाही हुई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई वारदातों को अंजाम दिया गया, लेकिन इस तरह का जन सैलाब पहले देखने को नहीं मिला। बस जरूरत है तो इस जन आक्रोश को बरकरार रखने की, क्योंकि डर सता रहा है कि कहीं बिखर न जाए जन आक्रोश। कमलाकांत के साथ आसिफ इकबाल, चैनल 1 न्यूज के लिए। तो देखा आपने किस तरह से जन आक्रोश के बिखरने का खतरा पैदा होने लगा है, क्योंकि इंडिया गेट और विजय चौक पर अब पुलिस प्रदर्शनकारियों को जाने की इजाज़त नहीं दे रही है, लिहाजा वो जंतर मंतर पे या प्रगति मैदान के आसपास ही प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। और इस पूरे माहौल पर, पूरे हालात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के दिल्ली के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी, सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान हमारे साथ हैं, और अनुराग केजरीवाल जो कि लोक सत्ता पार्टी के नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और कांग्रेस के सांसद प्रदीप टमटा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास चलते हैं कि ये जो खतरा पैदा हुआ है कि जन आक्रोश कहीं बिखर ना जाए, इसकी कोई दिशा नहीं दिखती है, तो किस तरह से, जो कि सरकार ने लगभग सारी मांगे मान ली हैं, तो अब इस जन आक्रोश का कोई अर्थ है? देखिए, जन आक्रोश का तो अर्थ है। पहली बात तो है कि मैं सलाम करता हूं जनता को कि उन्होंने जिस प्रकार से एका दिखाया और जिस प्रकार से सड़कों पर उतरकर उन्होंने सरकार को झुकाया है, यह अपने आप में एक मिसाल है। और जहां तक बिखराव है, मैं मानता हूं यह बिखराव जो सरकार है वो जबरन करने की कोशिश कर रही है, किंतु मेरा यह भी मानना है कि जनता बिल्कुल घुटने नहीं टेकेगी, और जब तक न्याय नहीं मिलता है उस बेबस बहन को हमारी, तब तक जनता पीछे नहीं हटने वाली है। और आपने यह भी कहा कि सरकार ने सारी मांगे मान ली है, इसलिए कोई मकसद या मतलब नहीं रह जाता, किंतु मैं आप ही से पूछता हूं, सरकार ने मांगे कब मांगी और ऐसी कौन सी मांगे हैं जो पूरी हो गई है? अगर इन्हीं मांगों पर, इन्हीं विषयों पर सरकार 7 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले चिंता कर ली होती, तो आज हमारी बहन सफदरजंग अस्पताल में तड़प नहीं रही होती, आज वो अपने घर में मुस्कुरा रही होती। सरकार ने पहले ये सब कदम क्यों नहीं उठाए? आज जब जन आक्रोश सड़कों पर उबल रहा है, तब सरकार नींद से जागने की नाटक क्यों कर रही है? अभी भी जगी नहीं है। वास्तविक रूप में जगती तो संसद के सत्र को पुकारती, सत्र होता और एक नया कानून पारित होता। अभी तक कानून पारित नहीं हुआ है। तो आपका कहने का मतलब है जब तक कानून पारित नहीं होगा लोग इसी तरह सड़कों पर रहेंगे, क्या ये उचित है? नहीं, रहना चाहिए। यह लोगों के जीवन का विषय है। यदि महिला, यदि माताएं, यदि बहनें अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगी इस देश में, महफूज नहीं महसूस करेंगी इस राष्ट्र में, तो किस प्रकार से देश बढ़ेगा आगे? तो उनका यह हक है कि वो सड़क और संसद दोनों का घेराव करें, और जब तक यह कानून बन के सामने नहीं आए तब तक घुटने ना टेके। स्वाभाविक है ये। शबनम जी, किस तरह से आप इसको देखती हैं कि सरकार की तरफ से पहले प्रधानमंत्री चिंता जताते हैं, उसके बाद गृह मंत्री सामने आते हैं, और बार बार ये बात कही जा रही है कि सरकार उचित कदम उठा रही है, कड़ी कार्रवाई कर रही है, और जनता से संयम बरतने की अपील की जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा है कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। यूसुफ भाई, ये गुस्सा कोई आज का नहीं है जी। ये गुस्सा कोई अभी इसी गैंगरेप को लेकर नहीं है। ये गुस्सा जो कई सालों से जनता के मन में पनप रहा था, कई सालों से जब जनता देख रही थी कि कानून गहरी नींद सोया पड़ा है, लोग अपनी आवाज उठाने के लिए उनके थानों के दर-दर के धक्के खाते घूम रहे थे, और सरकार तक कोई भी बात ना तो पहुंच पा रही थी, ना सरकार इस पर कोई कड़ी कार्रवाई कर रही थी। तो इसको जगाने के लिए ये जो बरसों का गुस्सा धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था, इसने जन आक्रोश का रूप धारण कर लिया, एक बड़ी क्रांति का रूप धारण कर लिया। अभी आपने कहा कि इसको कोई नेतृत्व नहीं है, ये जनता की आवाज है, ये उन लोगों के दर्द की आवाज है जो कई सालों से इस तकलीफ को झेल रहे थे। तो इस जन आक्रोश को आप इस तरीके से मत देखिए कि ये लोगों ने सड़कों पर आकर क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा, क्यों सरकार ने समय पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, क्यों प्रशासन सो रहा था। जब तक प्रशासन और सरकार इस तरह से सोते रहेंगे, जनता को इसी तरीके से सड़कों पर उतरने का पूरा अधिकार है। बहुत सही बात कही शबनम जी आपने कि जब तक सरकार सोती रहेगी, प्रशासन सोता रहेगा, तो जनता इसी तरह सड़कों पर उतरेगी। और ये बहुत अच्छी बात है, शायद आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता अपने आम लोगों से की ज़िंदगी से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर
खुद ब खुद बिना किसी कॉल के सड़कों पर उतरी है और उन्होंने विजय चौक को एक तरह से तहरीर चौक में बदलने की कोशिश की है। बहुत सही बात आपने कही है और लोगों का गुस्सा जायज़ है, इसे सब कोई मान रहा है, प्रधानमंत्री भी मान रहे हैं, होम मिनिस्टर भी मान रहे हैं। लेकिन जो भी डॉक्टर साहब ने बात कही थी कि साहब सरकार ने कानून क्यों नहीं बना दिया है, इस विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि ये इस पे कुछ जो वक्त एक सरकार को एक चाहिए, वक्त एक प्रॉपर वक्त उसे देना चाहिए सरकार को? नहीं यूसुफ भाई, हंसी आती है मुझे कि अभी भी आपको वक्त चाहिए। जब पूरा देश एकजुट होकर सड़कों पर उतर आया तब भी आपको वक्त चाहिए। तो पिछले इतने सालों से आप कर क्या रहे थे? उतने सालों से उतने सालों से जो लापरवाहियां थी वो तो अपनी जगह ठीक है, उसकी वजह से ये सारे हालात बिगड़े हैं। जो कानून आज ही बन जाने चाहिए थे उनके लिए तो आप डिले कर रहे हैं, उनके लिए तो आप सोच विचार कर रहे हैं। संसद सत्र बुलाया जाए या नहीं आप बिल्कुल नकार रहे हैं। और फालतू के अगर बिल पास करने हो, सांसदों की सैलरी का मामला हो, तो आप सब लोग एकदम से एक हाथ पे मेज थपथपा के और सैलरी बढ़वाने के लिए प्रस्ताव पारित कर लेते हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर कोई प्रस्ताव पारित होकर ही कानून बन सकता है तो मुझे लगता है विशेष सत्र बुलाना चाहिए और उस पर कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए जो भी हो सकता हो सरकार को तुरंत न सिर्फ कोरी बातें कहे, उसको क्रियान्वित भी कर देना चाहिए। जिस तरह सरकार ने विजय चौक या इंडिया गेट जाने पर पाबंदी लगाई है, प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगाई है, उसे कितना उचित आप मानते हैं? देखिए, अगर जनता अपनी आवाज के लिए कहीं पर पहुंच रही थी और वहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थी तो मुझे नहीं लगता उन पर इतनी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसा सत्ता पक्ष की ओर से बयान आया कि कुछ असामाजिक तत्व, क्या आपको असामाजिक तत्व दिखाई दे रहे थे? अगर आपको असामाजिक तत्व दिखाई दे रहे थे तो आपने उन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? आम पब्लिक, जो आम छात्र छात्राएं शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, आप उनको डंडों से पीट रहे हैं। ये सब मत करिए, ये सब आपको नुकसान देगा। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं, जब पुलिस आपकी इतनी पैनी नजर है कि असामाजिक तत्व, तो आप उनकी पहचान भी रख सकते थे। आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया अगर वहां कुछ असामाजिक तत्व आपको दिखाई दे रहे थे? विशेष सत्र की बात हुई है, कल सुषमा जी ने ट्विटर पर डिमांड की कि विशेष सत्र बुलाकर कानून बनाया जाना चाहिए, लेकिन जिस दिन ये गैंगरेप की घटना सामने आई थी उससे अगले दिन पार्लियामेंट के अंदर इस पर चर्चा हुई, एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हुआ। तब बीजेपी की तरफ से ये मांग क्यों नहीं की गई कि इसी सत्र को एक हफ्ता आगे बढ़ाया जाए और इसी सत्र में इन नए कानून के जो प्रोविजंस हैं, बलात्कार से जुड़े हुए जो कानून है, उसको सख्त बनाने के लिए इसी सत्र में बिल लाया जाए और उसे पारित किया जाए? देखिए, क्या मजबूरी थी बीजेपी? बिल्कुल यूसुफ साहब, ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि बारंबार सुषमा जी और लालकृष्ण आडवाणी जी ने इस मसले को हमेशा ही संसद में उठाया है। पहले भी उन्होंने इस विषय में कहा था कि जो इस प्रकार के जघन्य कांड में पाए जाएं उन्हें फांसी दी जाए। ये पहली बात नहीं है। और दूसरा विषय है, जब सत्र चल रहा था तो सत्र में एक नियम होता है, कानून होता है, जिसमें पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है। उसमें यह चर्चा का विषय बनता है कि क्या सत्र को आगे बढ़ाना चाहिए, ये बढ़ना उचित होगा या नहीं। तो सुषमा जी ने इससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग के लिए भी कहा था, जिसके लिए शिंदे साहब तैयार नहीं हुए थे। उस कारण से उन्हें ट्वीट करके कहना पड़ा कि हम चाहते हैं कि सत्र आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि एक नया सत्र आए और जिसमें यह कानून पारित हो, जो कि शिंदे साहब ने नकार दिया था। तो हमारे तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी लोकतंत्र के दायरे में, वो कोशिश हमने की है। आगे सरकार की मर्जी, सरकार ने नहीं किया। और लोकतंत्र में संख्या बल गरिष्ठ होता है, संख्या बल के माध्यम से ही लोकतंत्र चलता है। संख्या उनके पक्ष में है, इसलिए हमारे भी हाथ बंधे हैं। कि अभी हम कोशिश करते हैं अनुराग केजरीवाल जी से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपको आवाज मिल रही है? अनुराग जी, जो अभी आपने सुना, जो डिबेट चल रही है और ये जो एक आंदोलन चल रहा है, जनता सड़कों पर है और अपनी बात लगातार कह रही है, उसके कहीं ना कहीं ये बिखरने का खतरा पैदा हो गया है कि बात उठ रही है कि भाई जब सरकार ने सारी बातों को कह दिया है कि कड़े कानून बनाए जाएंगे, 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, तो उस कमेटी तक इंतजार करना चाहिए और लोगों को अपना जो आक्रोश है वो काफ़ी हो चुका है और लोग अपने वहाँ से हट जाएं, घर जाएं अपने। कितना उचित मानते हैं आप इस चीज़ को? लगता है अनुराग जी से अभी संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। तो शबनम जी, जो जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक प्रक्रिया होती है सत्र को बढ़ाने के लिए, उस पर ऑल पार्टी मीटिंग की ज़रूरत होती है, उसी तरह से संविधान में संशोधन करने का मुद्दा भी कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है।
उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार होता है, बिल बनता है, वो बिल को पहले कैबिनेट अप्रूव करती है, फिर संसद के अंदर आता है, फिर उसे संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको भेजा जाता है। तो इस सब प्रक्रिया में एक लंबा टाइम लगता है। तो क्या वो प्रॉपर टाइम सरकार को नहीं दिया जाना चाहिए? यूसुफ जी, जब सरकार कोई कड़ा निर्णय लेने पर आए तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, उसके पास बहुत सारे उपाय होते हैं। और मेरे बड़े भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, चलिए वो संसद का कुछ दायरा होगा, संसद कानून कहाँ बनेगा? विजय चौक पर बनेगा? नहीं, गेट पर बनेगा? बिल्कुल संसद में बनेगा। कानून कहाँ बनेगा? लेकिन अगर संविधान में कोई बदलाव भारतीय जनता पार्टी भी वो काम नहीं कर रही है जो उसे करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जिम्मेदारी से मुझे कहीं ना कहीं बिल्कुल नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है, वरना उसे भी उन लोगों के साथ आकर खड़े हो जाना चाहिए था। और अगर वहां पर भी नहीं खड़े हो सकते थे तो उन्हें अलग कहीं एक अपना प्रदर्शन करना चाहिए था। मैं इसमें बोलना चाहूंगा जी, मेरी बहन ने बहुत वाजिब विषय उठाया है। पहले तो मैं कहूंगा, मैं जनता को सलाम करता हूं, और इससे पहले कि मैं बीजेपी या किसी और राजनीतिक दल का हिस्सा बनूं, मैं पहले भारतीय हूं और पहले जनता हूं, उसके बाद मैं पार्टी में पदाधिकारी आते से मैं आपको याद दिला दूं कि कल मुझे भी डंडे पड़े हैं इंडिया गेट पे, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने भी डंडे खाए हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विजय गोयल जी ने भी डंडे खाए हैं, और हम सब कल प्रातः सुबह से ही लेकर शाम तक कल सफदरजंग अस्पताल पूर्ण रूप से धरने पर थे, झंडे के बिना। कहीं कहीं झंडे के साथ गए, किंतु बारंबार पार्टी ने हमें यह कहा कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसके एक अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से हमें नहीं लेना चाहिए, हमें जनता के बीच में होना चाहिए। हम निरंतर जनता के बीच में हैं और हम इस पर किसी प्रकार की राजनीतिक रोटी नहीं सेकना चाहते हैं। मैं खुद डंडे खाया हुआ हूं और मैं सलाम करता हूं जनता को। नहीं, जनता तो सलाम करने लायक जनता ने काम किया है और जनता अपने हक के लिए खड़ी हो गई है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, बात यह हो रही है कि कानून कहाँ बनेगा? इंडिया गेट पर बनेगा, विजय चौक पे बनेगा, या संसद के अंदर बनेगा? आक्रोश इंडिया गेट पे होगा, आक्रोश विजय चौक पे और देश की हर सड़क पर हो सकता है, किंतु कानून तो संसद में ही बनेगा। यही लोकतंत्र का नियम है। और जो हो सकता है, बीजेपी से एक नए कानून के प्रावधानों को लाने के लिए हमने भरसर कोशिश की है। हमारी लोकसभा की प्रतिपक्ष की नेता आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने खुद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी से इस विषय पर बात किया है। शिंदे जी की नीयत ठीक होती तो अवश्य वो तुरंत ही एक नया सत्र बुलाते और इस कानून को पारित करते, किंतु मैं अधिक राजनीति इस पर नहीं करना चाहता, आगे सरकार जाने। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर नीयत ठीक होती तो शायद वो सत्र बुलाने की बात करते और कानून बनाने की बात इसके बारे में की जाती। तो नीयत में कहाँ किस तरह की खोट नजर आती है? मुझे तो नीयत में शुरू से ही खोट नजर आता है, क्योंकि आप देखिए उपराज्यपाल, मुझे याद है आपके चैनल ने ही शायद यह विषय पहले उठाया था कि उपराज्यपाल जो कि एक कनेक्ट हैं दिल्ली और सेंटर के सरकार के बीच में, क्योंकि दिल्ली एक राज्य नहीं, आपको ध्यान पूरा एक हफ्ते भर से, बिल्कुल एक हफ्ते भर से नदारद थे, स्विट्जरलैंड में बैठे हुए थे, जबकि यहाँ उनकी बेटी, उनकी बहन यहाँ तड़प रही थी एक अस्पताल में। तो उनका कर्तव्य बनता था कि तुरंत अपने निजी आराम को छोड़कर वो दिल्ली वापस आते। आज वो आए हैं। उसी तरह, ठीक उसी तरजीह पर चलते हुए एक हफ्ते तक सरकार भी चुप बैठी थी, और परसों जब एक हफ्ता हुआ पूरे प्रकरण को, तो रविवार के दिन सुशील कुमार शिंदे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको भी ध्यान होगा, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपने क्या एक्शन लिया है, उन्होंने कहा 5-6 पुलिसकर्मियों को हमने निलंबित कर दिया है। जब उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे भी पता नहीं अभी तक कौन से पुलिसकर्मी है, क्या नाम है उनका, किस पोस्ट पे हैं, आप बताइए। पूरे प्रक्रिया के होने के एक हफ्ते बाद भी देश के गृह मंत्री को, गृह सचिव को, किसी को कुछ नहीं मालूम कि क्या कार्यवाही हुआ है। तो आप बताइए नीयत क्या थी? प्रधानमंत्री की छुट्टी टूटने में भी एक हफ्ता लग जाता है, और जो भविष्य का प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं या जिनके अंदर सारे गुण बताए जा रहे हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी अभी तक खामोश हैं। तो शबनम जी, क्या कहेंगे आपके ये जिम्मेदार लोगों की गैर जिम्मेदारी है पूरे मामले में? यूसुफ भाई, बिल्कुल। देखिए, मैंने बहुत दिन से, जिस दिन से ये इशू उठा है, उस दिन से मैं राहुल जी से, आप सबके मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ कि राहुल जी बाहर आइए। अब आप कब बाहर आएंगे? प्रधानमंत्री बनने का किस्सा छोड़ दीजिए, आप एक सांसद तो हैं, आप सांसद होने के नाते ही बाहर आ जाइए। आप युवा तो हैं, युवा पीढ़ी का नेतृत्व करने के नाते ही बाहर आ जाइए। आप कब बाहर निकलेंगे? तो यहाँ पर मैं न सिर्फ सत्ता पक्ष, विपक्ष भी यहाँ पर हर मोर्चे पर विफल होता नजर आ रहा है। यूसुफ भाई, आप देखेंगे विपक्ष ने भी वो
जो उसको कड़ाई से पालन करना चाहिए था जनता का नेतृत्व करने के लिए, वो भी कहीं सोती हुई ही नजर आई मुझे। जी बहुत सही बात आपने कही कि जिम्मेदार लोगों की गैर जिम्मेदारी का सा माहौल है। अनुराग केजरीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि लोक सत्ता पार्टी के नेता हैं। अनुराग जी, ये जो पूरा मामला चल रहा है कि सरकार को जितनी तत्परता दिखानी चाहिए थी, जितना तेजी से एक्शन लेना चाहिए था, उतनी तेजी से सरकार ने एक्शन नहीं लिया है और इसलिए जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन साथ ही एक ये भी अंदेशा पैदा हो रहा है कि चूंकि इसका नेतृत्व कोई नहीं कर रहा है तो इसके दिशाहीन होने की या इसके बिखरने के भी आशंका पैदा हो गई है। आपको क्या लगता है? यूसुफ जी, सबसे पहले मैं बोलूं कि ये कांग्रेस की जो जागी है 645 रेप के बाद जागी है और ये रेप का ही मामला नहीं है। दिल्ली हैज बिकम द क्राइम कैपिटल ऑफ द कंट्री इन स्पाइट ऑफ बीइंग द कैपिटल। सिर्फ रेप का ही मुद्दा नहीं है, रेप है, डकैती है, मर्डर्स है। आए दिन आप न्यूज़पेपर खोले आपको यही सब मिलते हैं और शर्म आता है मेरे को कहने में कि मैं भारतीय हूँ। शीला दीक्षित जी घड़ियाली आंसू बहा के वो आप बोल रहे हैं कि भाई कमिश्नर पुलिस को आप रिजाइन करने के लिए बोलिए। द बक स्टॉप्स एट द टॉप। शी शुड सबमिट अ रेजिग्नेशन। व्हाट वाज शी डूइंग फॉर सो लॉन्ग? एंड एवरीबॉडी इज इक्वली टू बी ब्लेम, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनसीपी हो, ये सारे के सारे हैव टू बी ब्लेम। ये सब सो रहे थे इतने दिन तक। आज हम लोग रेप की बात कर रहे, आज हम लोग कर रहे, आज भी ये नहीं बोल रहे कि हम कोई सोल्यूशन निकालेंगे। आज भी ये बात करें इसको हटाओ, उसके ऊपर ब्लेम डालो। हम लोग सिर्फ पासिंग द बक कर रहे हैं। Nobody, neither of any of the parties are interested to find a solution. होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? The first thing is that the police should be free. They should be accountable. पुलिस को इनको दिल्ली सरकार को सौंपनी चाहिए ताकि कोई अकाउंटेबिलिटी आए। आज सेंटर के पास पुलिस है, सेंटर बोलते हैं दिल्ली ठीक है, चल रहा है, ये सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। They are more interested in आपको लगता है कि अगर दिल्ली सरकार के अंडर में दिल्ली पुलिस आ जाएगी तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, ज्यादा अकाउंटेबल हो जाएगी? देखिए, हम लोग ने 21 तारीख को हम लोग होम मिनिस्टर से मिलकर हम लोग ने 8-10 इश्यूज दिए कि भाई ये सॉल्यूशंस हैं। पुलिसिंग हैज टू बी वेरी वेरी गुड। आज आपको सेंसिटिविटी ऑफ द पुलिस एंड एज वेल एज ऑफ द पब्लिक आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपको एजुकेशन करना पड़ेगा। आज पुलिस क्या है, आज आपके आंख के सामने से गाड़ियां निकल जाती काली शीशा, पुलिस देखती नहीं है। कोई भी आदमी उठा के आपको धमकी देता है सीधा किसी मंत्री का, किसी का। दिस इज हाउ दिल्ली इज रन। क्या कर सकते हैं आप? जी शबनम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो अनुराग जी आप लाइन पे बने रहिए। अभी शबनम खान कुछ कहना चाह रही है। और सेकेंडली मैं बोलता हूँ, ये पब्लिक का जो आक्रोश है ये कई दिनों से चलता आ रहा है। इसमें पॉलिटिक्स की कोई जरूरत नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। सरकार ने एनएसयूआई के गुंडों को भेजकर सिर्फ इसको ब्रेक कराने के लिए किया है। अदरवाइज जेन्युइन स्टूडेंट्स जो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड वो एकदम जेन्युइन थे। बाकी सारी पार्टीज जो है सिर्फ घड़ियाली आंसू और उसको ऊपर बेनिफिट लेने के लिए, चाहे कोई भी हो। जी मैं बोलता अदरवाइज बहुत ये पहली बार मैंने ख्याल से सबको ने ये देखा होगा कि स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन एकदम चुपचाप, दे वर जस्ट प्रोटेस्टिंग ओवर देयर शांतिपूर्वक, और उस पे आपने पुलिस के डंडे बरसाए, वाटर कैनन, टीयर गैस शेल्स जो कि 2-2 साल की एक्सपायरी वाले। I am really ashamed of the political class and I think the entire अनुराग जी शबनम खान हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ कहना चाहते हैं। जी शबनम जी बताइए। यूसुफ भाई, मैं अनुराग जी की दूसरी बात से तो सहमत हूं कि बिल्कुल छात्र छात्रा जो उनके जज्बे को भी सलाम, और उनके हम सब साथ खड़े हैं, चाहे वो मीडिया हो या हम सब सामाजिक लोग हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ ना खड़ी नजर आ रही हूँ। लेकिन मैं उनकी एक बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि दिल्ली सरकार के अंडर में दिल्ली पुलिस को कर दिया जाए। दिल्ली पुलिस को अगर दिल्ली सरकार के अंडर में कर दिया जाए, इसकी गारंटी कौन लेगा कि यस फिर कभी रेप नहीं होंगे, फिर कभी मर्डर नहीं होंगे, फिर कभी ऐसी घटनाएं देखने में नहीं आएंगी? मेरा ऐसा मानना है कि अगर दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में होती तो शायद और भी ज्यादा दिल्ली पुलिस का खतरनाक रूप नजर आता। मेरा ऐसा मानना है। आज जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है यूसुफ भाई, जहां आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है, एसएचओ लगने के लिए, ये कोई मैं नहीं कह रही हूँ, सारे देश को पता है, पैसा दिया जाता है, ये सब चीजें यहाँ पर काम करती हैं। अपने पसंदीदा एसएचओ है, अगर ये दिल्ली सरकार के अंडर में होता तो इसका और कोई भयंकर रूप नजर आता।
तो और ये आप होल्ड कर सकते हैं ना दिल्ली सरकार को हुई है बेसिकली सरकार की तब भी अकाउंटेबिलिटी बनती है, हर एक उस व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी बनती है जो उन कुर्सियों पर आसीन है। मैं तो मान रहा हूं हर व्यक्ति की जवाबदेही है। यूसुफ भाई, इस देश का दुर्भाग्य ही ये है अनुराग जी, इस देश का दुर्भाग्य ही ये है कि इस देश में कोई जवाबदेह नहीं है। जब तक हमारी जवाबदेही नहीं होगी, जवाबदेही रखना जरूरी होगा, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो कोई और प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो। डॉक्टर साहब, जवाबदेही कैसे आ सकती है? डॉक्टर समीप जी, यूसुफ साहब, सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है जिससे ये पूरा तंत्र सुधरेगा वो है नियत। आज नियत की कमी है, एक पॉलिटिकल विल की कमी है। जब एक सही पॉलिटिकल विल के साथ ये देश चलेगा तो देश बहुत सही रूप से और सुचारू ढंग से चलेगा। तो नियत ही लाना है और कुछ की आवश्यकता नहीं है। पुलिस किसके पास है, दिल्ली में है या सेंटर में है, नियत साफ करनी होगी। मैं अपनी बहन को बता दूं, अनुराग जी, मैं आपको भी याद दिला दूं कि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं और मैं अपनी बहन को, मैं एक मिनट अनुराग जी, और मैं अपनी बहन को बता दूं कि हमारी जो नियत है उसमें कोई खोट नहीं है। खोट होता तो हम झंडों के साथ लाल किले में, रामलीला मैदान में और वहां भाषणबाजी कर रहे होते। आज हम जनता के साथ खड़े हैं, उनके रंग में रंग के, राजनीतिक रंग में रंग के नहीं खड़े हैं, उनके रंग में रंग के खड़े हैं। जनता भी तो हमारी हिस्सा है, हम भी तो जनता के हिस्से हैं। हर चीज में राजनीति हो इसकी आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहते। इससे अनुराग जी एक मिनट सुन लीजिए, इससे जघन्य अपराध कोई नहीं होगा कि जब मेरी एक बहन सफदरजंग अस्पताल में तड़प रही हो तो मैं यहां बैठ के राजनीतिक भाषण करना शुरू कर दूं। आप बारंबार मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं पार्टी के प्रवक्ता के नाते पार्टी को डिफेंड करने के लिए कहना पड़ रहा है मुझे। मगर मुझे दुख लग रहा है कि आज मैं जनता बनकर प्रश्नोत्तर करना चाहूंगा, ना कि बीजेपी का कार्यकर्ता बन। नहीं, मैं आपको दूसरा चीज बोलना चाहूंगा पात्रा साहब, मैं चाहूंगा कि आप बीजेपी में जाके बोलें कि वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लें, बिकॉज पावर आपके हाथ में, यू आर द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी। अनुराग साहब मैं आपसे बताऊं, घुटने टिकवाइए ताकि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस कुछ होए, बहुत जल्दी कांग्रेस घुटने टेकने वाली है। हम और जनता मिलकर टिकवाएंगे और वेट नहीं कर सकते। अनुराग जी, आप एक बात सुने, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ करना चाहिए, हम कर रहे हैं। जहां हमने आपको एफडीआई के मुद्दे पे भी बोला था। आप सुनिए, हम लोग मुझे लगता है विषय से भटक रहे हैं। सुनिए डॉक्टर साहब, एक चीज और, अभी दिल्ली इस पूरे मामले में अगर हम देखें, जो जनाक्रोश हुआ, लोग सड़कों पर आए, विजय चौक पर गए, रायसेना हिल तक चढ़ गए, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुआ, हिंसा भी हुई। प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा कि गुस्सा जायज़ है लेकिन हिंसा करना ठीक नहीं है। उसके बाद क्या एक नई तरह की राजनीति शुरू नहीं हो गई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री डिमांड करते हैं कि नीरज कुमार को हटाया जाए, जो कि पुलिस कमिश्नर है। नीरज कुमार कहते हैं कि नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो क्या आप लगता है कि इस पूरे के बहाने लोग अपने अपने मकसद साधने में लगे हुए हैं? यहाँ तो जो है बहुत विडंबना का विषय है कि खुद ही अपील, खुद ही दलील और खुद ही कानून, सब कुछ खुद ही शीला दीक्षित जी खुद ही जो है इसमें मुजरिम है और खुद ही वो वकील भी बनी हुई है और खुद ही अपील कर रही हैं। किसके लिए ये सब हुआ है? अगर शीला जी जगी होती, दिल्ली सरकार जगा होता, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग सही रूप से, सुचारू रूप से काम कर रहा होता तो घटना बिल्कुल नहीं घटती। आज एक रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल फायदा लेने का, माइलेज लेने का प्रयास कर रही है शीला दीक्षित, यह कह के कि यह दिखा कर कि शायद मैं इस प्रकार के बयानबाजी से लोगों को लगेगा कि मानो मैं लोगों के साथ ही खड़ी हूं। मगर लोग इस तरह के धोखेबाजी में नहीं फंसने वाले हैं। लोग आज सच्चाई को जानते हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार विफल हो चुकी है, तो उनके इस प्रकार के लीपापोती में लोग नहीं आने वाले हैं। शबनम जी, किस तरह से लगता है कि इस आंदोलन को, अगर ये जनाक्रोश इसी तरह सड़कों पर फैलता रहेगा तो इसकी दिशा क्या होनी चाहिए, मंजिल क्या होनी चाहिए, इसकी आखिर इसका कोई तो अंत होगा? देखिए, दिशा तो उन्होंने स्वयं तय कर रखी है कि वो अब उन सड़कों से तब तक नहीं उठेंगे जब तक ठोस कार्यवाही ना कर दी जाए। ठोस कार्यवाही से यहाँ मुराद क्या है? ठोस कार्यवाही से मुराद है कि कानून आप कब बनाएंगे? कब तक और लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता रहेगा? कब तक थानों में लड़कियां अपनी गुहार लगाने के लिए धक्के खाती रहेंगी? जब तक ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं बना देगी ये सरकार, ये छात्र छात्राएं, ये जो एक युवा क्रांति आप देख रहे हैं, ये बंद होने वाली मुझे नहीं लगता कि ये बंद होगी। क्या एक दिल पे हाथ रख के बताइए कि जब एक हफ्ता लगभग हुआ, जनाक्रोश है, सड़कों पर है, विजय चौक पर है, इंडिया गेट पर है, पूरा सत्ता का जो केंद्र है उसको प्रदर्शनकारियों ने घेरा हुआ है।
लेकिन क्या उसके बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में बलात्कार की घटनाएं नहीं हो रही हैं? आज ही का अखबार उठा करके देखिएगा, वल्लभगढ़ के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार हुआ है। तो ये कानून बदलने से ही क्या सारे मसले हल हो जाएंगे? ये जनता के बीच कानून का खौफ अपराधियों में आए, इसके लिए कड़ा कानून बनाना बहुत जरूरी है। और जितने जो मौजूदा कानून है उस पर भी तो ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। बिल्कुल, मैं हमेशा हर जगह यही बोलती हूँ कि जो कानून बने हुए हैं अगर हमने उनको भी कड़ाई से पालन किया होता तो ऐसे रेपिस्ट जो आराम से मजे ले लेकर कहीं भी रेप कर देते हैं, कहीं भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं, उनको इतनी हिम्मत नहीं होती। यहाँ पर सजा भय अपराधियों में होना चाहिए, ना कि जनता में। वो भय कौन पैदा करेगा? यूसुफ भाई, ये सरकार का दायित्व बनता है, ये कानून का दायित्व बनता है कि वो इतना कड़ी कार्रवाई से पालन करे अपने कर्तव्यों को, और अगर कोई कड़ा कानून लाने की जरूरत है, कड़ा कानून लाए। तो अपराधियों में तमाम पार्टियों के लोग संसद के अंदर बैठकर टीवी चैनल की बहस में कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक राज्य मंत्री है जो कि गैंग रेप के आरोप में चार्जशीटेड है, उसकी गिरफ्तारी की किसी ने उसको गद्दी से हटाने की किसी ने मांग नहीं की। 2 और एमएलए उत्तर प्रदेश के अंदर है जिनके ऊपर रेप के मामले चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर संसद जी, ये जो आप जन क्रांति देख रहे हैं, ये जो आप युवाओं को सड़क पर देख रहे हैं, आने वाला समय बताएगा कि अब ऐसे लोग, ये जो चुन चुनकर संसद में बैठ जाया करते थे, चाहे उनके ऊपर बलात्कार के केसेस हों, चाहे उनके ऊपर डकैती के केसेस हों, आगे भविष्य में जनता ऐसे लोगों को कभी संसद तक नहीं पहुंचने देगी, कभी विधानसभाओं तक नहीं पहुंचने देगी। ये जो जन क्रांति है, ये इसी का एक बड़ा उदाहरण है। अब हम सब लोग जागरूक हो चुके हैं, समाज जागरूक हो चुका है, देश जागरूक हो चुका है, और वो लोग सत्ता में पहुंचे कैसे? क्या इस पर भी एक कानून की जरूरत नहीं है? क्या कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जो भी क्रिमिनल केसेस जिस पर चल रहे होंगे वो झूठे दिखावे के लिए मत बनाइए, उसका कड़ाई से पालन भी करिए। शबनम जी, बहुत गंभीर बहस चल रही है इसमें। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे बेटियों की दुहाई की, कि किस तरह नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री बेटियों की दुहाई देकर पूरे मामले को एक नया दिशा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आप चाहते हैं एक बेहतर घर, हम साकार करते हैं आपका हर सपना। हमें ख्याल है आपकी सुरक्षा का, हमें ख्याल है आपकी जरूरतों का। यहाँ आएंगे तो बाकी दुनिया भूल जाएंगे। ये है सनवर्ल्ड का वनालिका, आपके सपनों का घर ही नहीं बल्कि आपके सपनों की दुनिया। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल,
किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद न्यूज लाइन में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम बात करेंगे बेटियों की दुहाई की। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी फैमिली का बायोडाटा देते हुए बताया कि उनकी 3 बेटियां हैं। गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री ने तो पहले ही अपनी 3 बेटियों की कहानी सुना दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि राजनेता बेटियों की दुहाई क्यों दे रहे हैं? क्या सड़कों पर उमड़े जनसैलाब को रोकने की कोशिश में बेटियों की दुहाई दी जा रही है? मैं और मेरे राज्य मंत्री, मेरे साथी, हम दोनों को भी 3-3 लड़कियां हैं। कोई हमारे को, हम तो बहुत चिंतित है इससे, कल कभी हमारे लड़की पर भी हो सकता है। इसलिए हम बहुत कठिन से कठिन कार्रवाई के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे नेता लोग इसमें बहुत जबरदस्त एक एक्शन लेने के लिए हमारे को सुझाव भी दिए हैं। मैं इसमें पूरी दखलंदाजी करूंगा और मैंने ये आश्वासित करूंगा कि उनका पीरियड होने के बाद उन लोगों को यहाँ हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। As a father of 3 daughters myself, I feel as strongly about this. तो सुना आपने, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री तीनों ही ये बता रहे हैं कि उनकी 3 बेटियां हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि माननीय मंत्री जी लोगों को फैमिली हिस्ट्री बताने की अभी क्या जरूरत पड़ गई? सोचने की बात तो ये है कि उन्हीं लोगों का बयान आया है जिनकी 3-3 बेटियां हैं। लाजमी है इनका बेटियों को लेकर बयान बेटी बचाओ अभियान और कन्या कल्याण के मसले पर नहीं है। तो क्या मान लिया जाए कि मंत्री जी लोग बेटियों की दुहाई देकर दिल्ली वसंत विहार गैंगरेप मामले में संवेदना जाहिर कर रहे हैं और राजधानी की सड़कों पर लड़कियों की नाराजगी और उबलते गुस्से को शांत करने की कोशिश में है? प्रधानमंत्री जी के मुताबिक उन्हें दिल्ली में हुए गैंगरेप मामले से काफी दुख पहुंचा है। साथ ही पीएम ने लोगों के गुस्से को समझते हुए कहा कि गुस्सा जायज है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। गैंगरेप मामले ने दिल्ली की जनता को झकझोर कर रख दिया है, जिसे सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुछ भी हो, जिस तरह से दिल्ली की जनता सड़क पर उतर आई है, उस पर कंट्रोल करना आसान नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री फैमिली रिपोर्ट कार्ड दिखाकर जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं वो तो समझ रहे हैं हम, लेकिन इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि आम आदमी की बेटियों और उनकी बेटियों में काफी अंतर है। जब मंत्री जी लोगों की बेटियां मोटर गाड़ी से उतरती हैं, तो उनके बगल में चलने वाला बॉडीगार्ड होता है, जबकि आम इंसान की बेटियां डीटीसी बसों में सफर करती है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके बगल में जो शख्स खड़ा है वो कौन है। बेटियों की दुहाई देने वाले मंत्री, आपकी बेटियों में और दूसरों की बेटियों में बहुत फर्क है।
कमलाकांत के साथ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट चैनल 1 न्यूज के लिए। देखा आपने, बेटियों की दुहाई दी जा रही है और तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि हम भी बेटियों के बाप हैं, इसलिए हमें उस माँ बाप के जो हालत ही इस वक्त होगी जिसके साथ गैंगरेप हुआ है उसका हमें एहसास है और हम कड़े कदम उठाएंगे। लेकिन क्या एहसास होना ही काफ़ी है? क्या पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री की 3 बेटियां नहीं थीं? इस घटना के बाद ही अचानक क्यों याद आता है? शबनम जी, क्या वजह हो सकती है अचानक ये दुहाई देना कि हम भी बेटी के बाप हैं? शुक्र है इनके घर में बेटियां हैं, इनके घर में बेटियां हैं, तब इनकी नींद इतनी देर से टूटी है और ये 1 हफ्ते बाद कुछ कहते नजर आए हैं। अगर इनके घर में बेटियां नहीं होती तो बिल्कुल ही संवेदनहीन होते ये। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से मैं बड़ी आशा रख रही थी कि वो बाहर आएंगे, कुछ कठोर निर्णय हमने ले लिए हैं और उनको क्रियान्वित भी कर दिया है, शायद ऐसा कुछ कहेंगे। लेकिन ना तो उनके चेहरे से कुछ ऐसा झलका कि वो इस मुद्दे पर कोई कठोर निर्णय लेने के लिए अब बाहर निकल कर आए हैं, ना ही ऐसा झलका कि उल्टा वो अपनी बेटियों की दुहाई देने लगे जी। मैं तो सोनिया गांधी जी से भी अपेक्षा कर रही थी कि वो चिट्ठी पत्री के चक्कर में ना पड़े, उनको चिट्ठी लिखकर देने की किसी को आवश्यकता ही नहीं है। उनका तो एक हुक्म वो एक बड़ी सशक्त अगर बनाने के लिए सरकार को प्रेशराइज करें तो बिल्कुल सरकार को कानून नया कड़ा बनाना ही पड़ेगा। पात्रा का एक राष्ट्र के नाम संदेश था, उस क्या कहेंगे? मतलब खाना पूर्ति, क्योंकि कोई ठोस बात उन्होंने उसके अंदर नहीं कही, पूरे मामले की लिबाप होती। मुझे बड़ा दुख है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे सिर्फ 3 बेटियां हैं, गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्रियों ने भी कहा कि मेरी सिर्फ 3 बेटियां हैं। बहुत सम्मान के साथ उनके परिवार के प्रति बहुत नतमस्तक होकर आदर के साथ मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मंत्रियों के 3 या 2 बेटियां या बेटे नहीं होते हैं, उनकी एक माँ होती है भारत माता, और करोड़ों बेटियां और करोड़ों बेटे होते हैं। 3 बेटियों का तो बहुत चिंता है उन्हें, मगर जो करोड़ों बेटियां सड़कों पर है उनकी चिंता कौन करेगा? अगर प्रधानमंत्री खुद केवल 3 बेटियों तक सीमित रह जाएगा तो कौन उनके बारे में सोचेगा? उन्होंने केवल अपनी चिंता 3 तक सीमित रखी, तभी उनकी दूसरी बेटी जो है आज सफदरजंग अस्पताल में है। अगर करोड़ों के लिए सोचते तो सफदरजंग में नहीं होती। बहुत सही बात आपने की, अगर करोड़ों बेटियों के बारे में सोचते तो आज शायद जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही वो पीड़िता जिसके साथ दर्दनाक हादसा हुआ है उसकी शायद ये हालत नहीं होती। अनुराग जी, आप किस नज़र से देखते हैं इस पूरे मामले को? मैं सर ऐसा बेटियों की दुआएं आखिर क्यों दी जा रही? बात से एकदम सहमत हूँ, मैं भी यही बोल रहा था और मैं इसको पॉलिटिकल और वो नहीं देना चाहता हूँ। आप फिगर्स उठाइए, पिछले साल 500 प्लस रेप्स हुए, उसके पहले साल भी 500 के लगभग रेप्स हुए, और आज इन लोग बोलते हैं कि भाई हमारी 3 बेटे हमको पीड़ित हैं। मतलब आप नहीं चाह के भी आपको एक इश्यू को पॉलिटिसाइज करना पड़ता है, एंड ये खुद पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। अरे पूरा देश आपका है, आप प्रधानमंत्री अपने 3 बेटियों के नहीं है, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री है, और आप पिछले 10 साल से सो रहे थे। आप रिकॉर्ड देखिए, किसी भी साल में 400 से कम रेप्स नहीं हुए। आई एम रियली सरप्राइज कि भी कांग्रेस आज ये आके बात बोलती है कि हमारे 3 बेटे हमको, और फॉरगेट रेप्स, व्हाई आर वी ओनली कंसीडरिंग रेप्स? आप जो मर्डर होते क्या उनमें कोई दुख नहीं होता किसी को? जो मर्डर्स हो रहे हैं, जो दिन दहाड़े डकैती हो रही दिल्ली में, मैं पूरे आप कंट्री छोड़ दीजिए, अभी तो दिल्ली की बात करिए। दिल्ली में आप जब हिंदुस्तान टाइम्स खोलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया खोलिए, आपको सिर्फ मर्डर, रेप एंड डकैतीज मिलते हैं, फ्रंट पेज, बैक पेज, सेंटर पेज, एवरी पेज अप एंड डाउन। उन लोग के जो घर वाले मरते हैं, जिनके भी घर वाले मरते हुए, क्या आपको उनके लिए कोई दुख नहीं है? मतलब हम नहीं चाह के भी, मतलब क्या बोले, हम भी पॉलिटिशियंस है, पर दुख होता है कि दुख होता है जब इस तरह की गैर जिम्मेदारी वाली बात की जाएगी। तो हम इसी बात कर रहे थे कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है पूरे मामले को समझाने की, पूरे देश को संभालने की, वो इस तरह की गैर जिम्मेदारी दिखाएंगे, क्या इसकी कल्पना की जा सकती है? शबनम, देखिए, बिल्कुल मैं अपने बड़े भाई के साथ सहमत हूँ, अनुराग जी के साथ भी सहमत हूँ कि जो देश के प्रधानमंत्री जो पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है, उसके लिए हर बहन बेटी, हर देश का नागरिक उसका बच्चे के समान है। उसको पूरे सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री जी की बनती है। पर आपने गृह मंत्री जी को भी सुना, उनकी भी 3 बेटी हैं, गृह राज्य मंत्री की भी 3 ही बेटी हैं। कोई भी उससे ऊपर उठकर सोचना ही नहीं चाह रहा है। कोई भी एक ये कहने को तैयार नहीं है
कि शबनम खान भी हमारी बेटी है, वो जो लड़की वहां सफदरजंग अस्पताल में जंग लड़ रही है वो भी हमारी ही बेटी है, जो वहां पर छात्र छात्राएं एकजुट हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, उनको भी किसी तरीके की चोट ना आ जाए। जब उनकी मानसिकता इतनी छोटी हो जाएगी, जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही सिर्फ 3 बेटियों की दुहाई देने लगेंगे, तो मुझे नहीं लगता फिर वो लड़कियों की सुरक्षा के प्रति जरा भी चिंतित हैं। बहुत सही बात आपने कही कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोगों की गैर जिम्मेदारी झलकती है, सोच पता चलती है कि आदमी क्या बात कह रहा है और उस बात से उसकी सोच का पता चलता है। डॉक्टर समीर साहब, आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि देश की करोड़ों बेटियां भी प्रधानमंत्री की बेटी हैं। अगर प्रधानमंत्री उसे माने तो इतनी गैर जिम्मेदार अगर केंद्र सरकार है तो उससे आगे क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? यूसुफ साहब, मैं एक बात बिल्कुल हकीकत बताऊं, बहुत सम्मान के साथ बोल रहा हूं और जनता भी मानेगी इस बात को कि आज जनता आदरणीय मनमोहन जी से बहुत कुछ अपेक्षा नहीं रखती। आज जनता गई तो राष्ट्रपति भवन की ओर गई, कोई पीएम हाउस की तरफ नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पूरे व्यवहार में, उनके मुद्रा में एक अकर्मण्यता झलकता है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो कुछ नहीं सुनेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है आज के डेट में कि हिंदुस्तान में पीएम के ऊपर से भरोसा हट गया है, इसलिए लोग कहीं भी जाने को तैयार है मगर पीएम से कुछ अपेक्षा नहीं रखते, प्रधानमंत्री से कुछ आशा नहीं रखते। इसलिए बहुत शिथिल होकर जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बेटियों की दुहाई दी तो बहुत फर्क जनता पे मेरे को लगता नहीं है पड़ा है। जनता ने इसे सीरियसली नहीं लिया है। जनता ने सीरियसली नहीं लिया है। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री से उम्मीदें नहीं है। अगर प्रधानमंत्री से उम्मीदें नहीं है, उस पर एतबार नहीं है, तो क्या माना जाए कि यूपीए सरकार जो चल रही है और प्रधानमंत्री जिस सरकार को चला रहे हैं उस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है? क्योंकि हम तो सुनते हैं कि सरकार इकबाल से चलती है, क्या इकबाल नहीं रहा है सरकार में? देखिए, बिना राजनीति किए हुए मैं कहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है, कमाल हुआ है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वार तक जनता पहुँच गई है। आज तक, स्वतंत्रता के बाद आज तक यह संभव नहीं हुआ था। पहली बार इंडिया गेट, जो कि ना केवल हिंदुस्तान का बल्कि पूरे विश्व का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, इंडिया गेट को भी जनता ने घेर लिया। आज तक रामलीला मैदान या जंतर मंतर तक ही सीमित था जनता का आक्रोश, किंतु पहली बार ऐसा हुआ है। क्यों हुआ है? यदि सरकार सक्षम होती तो क्या जरूरत पड़ी थी लोगों को राष्ट्रपति के घर तक जाने की? यह पहली बार हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार घुटने टेक चुकी है। सरकार घुटने टेक चुकी है। तो शबनम जी, किस तरह से आप देखेंगे कि जो पात्रा जी ने बात कही कि सरकार से उम्मीदें नहीं रहीं, प्रेसिडेंट से उम्मीदें हैं, राष्ट्रपति से उम्मीदें हैं, लोग प्रधानमंत्री कार्यालय का रास्ता नहीं देख रहे हैं, की तरफ नहीं देख रहे हैं, सीधे प्रेसिडेंट हाउस की तरफ देख रहे हैं, महामहिम की तरफ देख रहे हैं। तो अभी तक तो महामहिम की तरफ से भी इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं आई। बिल्कुल यूसुफ भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात से, आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर मुझे भी बड़ी आशा थी कि जब हम राष्ट्रपति भवन तक पहुँच गए हैं तो हमारे महामहिम जरूर कुछ ना कुछ हमें आश्वासन देने के लिए उस दरवाजे को खोल देंगे। न सिर्फ उस दरवाजे को जनता के लिए खोलेंगे बल्कि खुद बाहर आकर हमें कोई अच्छा मैसेज दे देंगे कि चलिए, पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ ना सही लेकिन देश का राष्ट्रपति तो कम से कम आपके साथ खड़ा है। बहुत ही आदर के साथ मैं राष्ट्रपति महोदय से ऐसी आशा कर रही थी कि वो जरूर बाहर आकर हमें सुरक्षा प्रदान की जाएगी, हमें सुरक्षित किया जाएगा, देश को आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसी कोई बात रखेंगे। लेकिन मुझे वहां से भी बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां से भी मुझे सिर्फ नकारात्मकता ही दिखाई दी। आदरणीय महामहिम को बाहर आना चाहिए था। अगर सत्ता पक्ष इस तरह से निष्क्रिय हो जाए तो महामहिम की भी कहीं ना कहीं ड्यूटी बनती है कि वो बाहर आए और देश को संबोधित करें। बहुत सही बात आपने कही कि राष्ट्रपति महामहिम को बाहर आकर देश को संबोधित करना चाहिए और बताना चाहिए कि जनता जो उनसे तवक्को रख रही है उस पर उनकी क्या राय है और इस पूरे मामले पर उसकी क्या राय है। अनुराग जी, जो शबनम ने बात कही, शबनम जी ने जो बात कही कि प्रेसिडेंट को भी सामने आकर अपनी बात कहनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि मुनासिब होगा? सकता था ये तो, अगर हो जाता तो इंडिया में एक कू हो जाता कि प्रेसिडेंट आके बोल रहा है। और मैं, आप जितनी बात सब लोग बोल रहे हैं, मैं एकदम सही बोल रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट, खैर प्राइम मिनिस्टर तो कुछ बोलते ही नहीं है, वो जब तक 10 जनपद से उनको इंस्ट्रक्शन नहीं, आप कुछ बात नहीं करते। इसमें क्या बोल सकते हैं? इसमें देखिए, हम लोग को अल्टीमेटली एक घटना, एक इतनी दर्दनाक घटना को पॉलिटिसाइज करना पड़ता है, बट कोई वो नहीं है, चारा नहीं है हम लोग के पास। मतलब हम किसको क्या बोलें? कांग्रेस पार्टी, मतलब नोबडी एक्सपेक्टेड कि इतना मतलब निर्दयी होके इन लोग करेंगे।
ना सोनिया गांधी जी बाहर आई। जब वर्ल्ड कप जीती तो सड़क पे नाच रही थी, और इतनी बड़ी घटना हो गई, उनको आज तक आने में उनको सिक्योरिटी का डर है। आप सरप्राइज करेंगे, हम लोग 30 आदमी के लोक सत्ता पार्टी 21 तारीख को हम लोग 25-30 आदमी से 10 लेडीज थी, हम लोग होम मिनिस्टर के घर पे गए, हम लोग वहां बैठे, हमने उनसे कहा कि आप बाहर आके ले लो। वहां पे सारे के सारे लोग बोले सब सिक्योरिटी है। मैंने कहा आपको ये 25 आदमी से डर है? मैंने कहा हम लोग को चेक करके देख लीजिए, अगर हम लोग कोई हथियार लेके आए, हम लोग एक ज्ञापन देने आए, फिर हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं। बोले साहब ये तो हो ही नहीं सकता, होम मिनिस्टर आएंगे नहीं, आप लोग 5-7 आदमी अंदर चले आइए। मतलब इस तरीके से इन लोग डर के अगर ये काम करेंगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन दिस कंट्री। ट्रस्ट मी, द पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर 2013 एंड कोई संकोच नहीं होगा मेरे को बोलने में कि अगर उसके पहले ये दोनों सरकारें गिर जाए। जिस तरीके से जन आक्रोश हो रहा है, जिस तरीके से इन लोग हर स्टेप पे फेल कर रहे हैं, ये 2013 में कहीं गिर नहीं जाए, और भगवान करे ये गिर जाए और हमको छुटकारा मिल जाएगी। दे आर रियली मतलब, लेकिन ये गिर के जो भी सरकार बनेगी, क्या इससे दावे के साथ कही जा सकती है कि वो सरकार इससे अच्छी होगी? इससे अच्छी ही होगी, इससे और खराब नहीं हो सकती। सर हर साल 600 रेप होते हैं, कम से कम हजारों मर्डर होते हैं जिसका पुलिस रिपोर्ट ही नहीं करती। जो भी आएगी, मैं बोलता हूं अगर मिली जुली सरकार भी आ जाए, उनको डर रहेगा पब्लिक का। अब जो सरकार आएगी उसको पब्लिक का डर रहेगा कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये पब्लिक राष्ट्र घेर लेगी। और मैं आज आपको वादे के साथ बोल सकता हूं, पात्रा साहब और हम लोग और शबनम जी, हम लोग सब अल्टीमेटली सिटीजन्स हैं। हम लोग सब अगर तो ये गवर्नमेंट गिरी जाएगी, इसको कोई बचा नहीं सकता। हम लोग अपने पॉलिटिकल अफिलिएशन छोड़ के एक दिन हमको भी सड़क पे आनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी भी फैमिलीज है, मेरी भी बीवी है, मेरे भी बच्चे, इनके भी फैमिलीज है, पात्रा साहब की फैमिलीज है। हम लोग सभी डर में हैं। हम लोग को कौन बचाएगा? हमारे पास कोई Z+ सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिस तरह से गृह मंत्री कह रहे थे कि मेरी भी 3 बेटियां हैं, उनके साथ भी हो सकता है, तो इसका मतलब वो भी एक तरह से डर जाहिर कर रहे हैं। हालात पे काबू पाने के बजाय, सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय वो बता रहे हैं कि हमें भी डर है। क्यों? एक बात हमको बताइए, FDI पास हुआ इन नो टाइम, आपका कैश सब्सिडी बिल, ट्रांसफर बिल पास हुआ क्योंकि उसमें इनको बेनिफिट था। इसके लिए नहीं बढ़ा रहे थे, इतना बर्निंग इश्यू है, इन लोग पार्लियामेंट एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। जन लोकपाल के लिए जब इन लोग पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकते थे तो इसके लिए नहीं कर, जबकि 40,000 बच्चे वहां पे थे, बल्कि ज्यादा ही होंगे। मैं तो 40,000 मिनिमम बोला टीवी के फोटोज देख के, मिनिमम 40 से 50,000 बच्चे पिछले 4 दिन से है, एंड दे कुड नॉट एक्सटेंड द पार्लियामेंट। और आज भी होम मिनिस्टर बेशरम होकर बोल रहे हैं कि हम पार्लियामेंट का सत्र एक्सटेंड नहीं कर सकते। मतलब इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। पात्रा जी, जो भी सवाल उठा था कि जो जिस तरह से गृह मंत्री ने दुहाई दी 3 बेटियों की, गृह राज्य मंत्री की 3 बेटियों की, और ये कहा कि उनके साथ भी कहीं कुछ हो सकता है, तो इसका मतलब गृह मंत्री होने के नाते क्या वो नैतिक अधिकार खो चुके हैं पद पर बने रहने का? अगर एक गृह मंत्री को ये डर है कि उसकी बेटी के साथ भी या गृह राज्य मंत्री की बेटी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो हालात का से लड़ने के बजाय, समाधान ढूंढने के बजाय वो जो डर जता रहे हैं देश के सामने, इसका क्या मतलब है? नहीं, ऐसा कभी हो भी ना, और मैं जानता हूँ ऐसा कभी होगा भी नहीं। उनके बेटियों के साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की बेटी पढ़ाती है, मैं भी वहीं रहता हूँ और मैंने देखा है कि वो किस सिक्योरिटी में मूव करते हैं। तो जहाँ उनके इर्द गिर्द इतने बॉडीगार्ड है, मैं तो कभी नहीं चाहूँगा किसी की बेटी के साथ भी हो, और उनकी बेटी के साथ भी ऐसा कभी नहीं होगा। किंतु बड़ा दुखद विषय है कि अपनी बेटियों के पीछे आज प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को छिपना पड़ रहा है। और शाबाशी दूंगा बेटियों को कि उन्होंने अपने पिता और गृह मंत्री और प्रधानमंत्रियों को बचाया है। आज प्रधानमंत्री और पूरा देश देख रहा है कि बेटियों में क्या ताकत है। जहां बेटे नहीं बचा सकते हैं वहां बेटियां बचा सकती है, वो शाबाशी का विषय है। किंतु छुपे ना बेटियों के पीछे, आगे आए, नियत को बुलंद करें और लड़ें अपनी बाकी बेटियों के लिए, तब वास्तविक प्रधानमंत्री कहलाएंगे, तब ये हकदार कहलाएंगे। आज तो केवल लिपापोती के कारण ही बैठे हुए हैं, हम सब जानते हैं हकदार नहीं है, बस काम चल रहा है। काम चल रहा है। शबनम जी, किस तरह से जो बात अभी हुई कि अगर होम मिनिस्टर खुद ही खौफजदा हैं तो पूरे देश को कैसे संभालेंगे, कैसे सुरक्षा की बात करेंगे, और कौन उन पर विश्वास करेगा कि वो सुरक्षा दे सकते हैं? बड़ा हास्यास्पद लगता है यूसुफ भाई ये सुनकर कि गृह मंत्री जी खुद ही खौफजदा हैं। किससे खौफ है उन्हें? जो लोग मिलने गए, जैसा अनुराग मेरे बड़े भाई ने बताया, अनुराग जी ने, कि हम लोग मिलने गए तो बाहर तक आने को तैयार नहीं है। आपको अपने लिए इतना डर लगता है
उन लड़की और उन देश के लोगों के लिए सोचिए जो रात बेरात नौकरी करके घर से बाहर वापस आ रहे होते हैं रात के 2-2 बजे। उनको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी के लिए आप बैठे हैं और आप अपनी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। आपको तो सुरक्षा प्रदान की गई है, आप हमारी सुरक्षा कब सोचेंगे? हम यहाँ किसी सत्ता पक्ष को गिराने या उठाने की बात नहीं कर रहे हैं कि किसकी सत्ता गिरती है किसकी उठती है। जिसकी भी सरकार होगी और इस तरीके के दरिंदे वहां पर देखे जाएंगे, हर सरकार को उस सरकार को गिर जाना चाहिए। और हर समय हमारे जैसे समाज सेवी जो भी हम लोग हैं, मैं अपने बड़े भाई से बिल्कुल बहुत खुश हूं कि उन्होंने कहा मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर बात की, उन्होंने सच कहने की हिम्मत जुटाई। यही मैं हमेशा से कहती हूं कि जवाबदेह बनिए। जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा कि मैं जवाबदेह हूं, मैं एक भारतीय होने के नाते कह रहा हूं। क्या वो सुशील कुमार शिंदे जी इतने दिन बाद सिर्फ 2 लाइनों की कागज पढ़ने के लिए बाहर आ गए? अगर उनमें थोड़ी सी भी वो इंसानियत बाकी थी, उन्होंने खुद क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? मैं तो यहाँ से आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगना चाहती हूँ। आप किसी के सर ठीकरा ना फोड़े कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर का सर ठीकरा फोड़ा जाएगा, इसके सर ठीकरा फोड़ा जाएगा। आप हमारे देश के गृह मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर देश में कुछ इस तरीके की अपवाद आते हैं तो आपको ही पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इंसानियत के नाते भी इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग शबनम जी ने की है। अनुराग जी, क्या गृह मंत्री को वाकई पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए? सर, मैं तो मेरा को अगर पर्सनली आप पूछिए एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली, आई वुड से होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बोथ शुड रिजाइन इमीडिएटली without any questions asked, answers given. बिकॉज मैं कोई ये एक इंसिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पिछले 10 साल के इंसिडेंस ले रहा हूं। एंड शीला दीक्षित जी का ये 3rd टर्म है शायद जी। लॉ एंड ऑर्डर हर आदमी को पता है कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है जी, हर आदमी दुखी है। तो होम मिनिस्टर ये आज शिंदे जी हैं, शिंदे जी ने अपना सब 5 साल अपना 1 साल 1.5 साल पक्का कर लिया कसाब को हैंग करके, और वो उसमें एकदम वो है कि बस मैंने अपना काम कर दिया। Both should resign immediately. And main thing than resigning, जब तक political strong will नहीं आएगा, ये प्राइम मिनिस्टर जब तक मुंह खोल के बात नहीं करेंगे, जब तक कोई strong decisions नहीं लेंगे, तब तक you can from this government. It is not a question of this home minister or a question of anybody else. इसमें तो the main issue starts with Sonia Gandhi. What is Rahul Gandhi? We are projecting him as a PM in 2014. उनके नाक के नीचे ये सब हो रहा है, एंड ही कुछ नहीं कर सकते। ऐसा PM अगर आएगा तब सोचिए। राहुल गांधी सामने तक नहीं आते, उनका बयान नहीं आता है। नहीं, उन्होंने बल्कि बयान दिया है कि एक्साइटमेंट में कोई रूल्स नहीं बनते। यूसुफ भाई, अनुराग जी, सबसे बड़ी परेशानी अगर कांग्रेस में मैं जितना भी ऑब्जर्व कर पाती हूँ, जितना भी मेरी अपनी सोच कहती है, यहाँ चापलूसों का बड़ा बोलबाला है। जब तक आप चापलूसों से नहीं उभरेंगे, जब तक आप अपनी सोच को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, खुद सेल्फ डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक आप ऐसे मुद्दों पर ऐसे ही छुपे फिरे नजर आएंगे। आपको बाहर निकलना चाहिए, आपको बाहर आकर युवा पीढ़ी की कमान संभालनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, समय समय की बात है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा या कौन नहीं बनेगा। अभी जो युवा आपसे मांग कर रहा है, आपको युवाओं के बीच आकर खड़ा होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। अनुराग जी, आपने सुना भी शबनम जी ने कहा कि वहाँ चापलूसों की एक जमात पूरी है और उसी पर राजनीति चल बाहर आने की बात कही है। सर, मैं पात्रा जी से हाथ जोड़ के बोलूंगा, एज द 2nd लार्जेस्ट पार्टी ऑफ दिस कंट्री जी, इतने अच्छे नेता हैं इनके यहाँ, मैं चाहूंगा कि सदन छोड़ के 1 महीना 1.5 महीना इनके सारे नेता पूरा दिल्ली पैरालाइज कर दीजिए। जब तक एक सशक्त रूल या लॉ नहीं बने, एक्शन का प्लान नहीं बने, तब तक कांग्रेस शुड नॉट बी अलाउड टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस। अनुराग जी, इस देश का दुर्भाग्य ही ये है कि विपक्ष नहीं है सामने स्ट्रॉन्ग। सर, मैडम मैं पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं, यहाँ पॉलिटिकल नहीं। अनुराग जी, मैं तो बोलता हूँ, इस देश का दुर्भाग्य यही है कि विपक्ष उतनी कठोरता से आगे आकर अपनी कामों को अंजाम नहीं देता, इसीलिए कहीं ना कहीं वो एकदम निरंकुश शासक बन गए हैं। बीजेपी जी, पात्रा जी, शबनम जी कह रहे कि विपक्ष मजबूत नहीं है।
नहीं, मैं बीच में कूदा नहीं, क्योंकि मैंने आरंभ में ही कह दिया था कि इस विषय को लेकर मैं राजनीति नहीं करना चाहूंगा, किंतु मैं अपनी बहन की इस बात से सहमत नहीं हूं। विपक्ष कितना मजबूत है ये आप सभी जानते हैं। लगभग 6 राज्यों पर आज विपक्ष का राज है। जितना कांग्रेस राज नहीं कर रही है राज्यों पर, उससे अधिक राज्यों पर आज विपक्ष राज कर रही है। बहुत सही बात आपने कही पात्रा जी, बहुत सही बात राज्यों में, और उन राज्यों में जहां बीजेपी का राज है वहां आप किस प्रकार से बलात्कार, चोरी, डकैती हो रही है वहां देखिए। मध्य प्रदेश में वहां बलात्कार इस प्रकार से नहीं हो रहा है जिस प्रकार से दिल्ली का बलात्कार है, चाहे जिस तरह से वो हो, इस पर हम नहीं जाना चाहेंगे किसी सरकार पर। बात बहुत सही आपने कही कि हर चीज पर राजनीति नहीं होती है, कुछ मुद्दे राजनीति से ऊपर हैं और ये मुद्दा संवेदनशील मुद्दा है जहां पर मंत्रीगण बेटियों की दुहाई दे रहे हैं। और मुझे याद आता है नवाज देवबंदी साहब का एक शेर जिसमें उन्होंने कहा था कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। तो शायद गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री का भी दिल कांप गया है दिल्ली के में हुई इस गैंगरेप की घटना के बाद। हम इंतजार करेंगे कि उन लोगों का भी दिल कांपे जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है या इस तरह की घटना को अंजाम देने का मंशा रखते हैं। जब तक उनके दिल नहीं कांपेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। न्यूज़लैंड में इतना ही। सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अनुराग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पात्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शबनम खान जी आप हमारे साथ आई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़लैंड में आज इतना ही। मुझे यानी यूसुफ अंसारी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।